वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में इस टनल को बनाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि पहाड़ी के बीच इस तरह का टनल बहुत सा बना था, मगर इस टनल को बनाने का खास उद्देश्य था जो अंग्रेज सरकार की झोली में ढेर सारा पैसा लाता। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी आदिवासी लोग जो उस टनल के अंदर अपने देवता की पूजा करते थे। परंतु अंग्रेज सरकार साम दाम दंड भेद सब में सबसे आगे थी और आज उसी का नतीजा था ये टनल बनकर रेल लाइन भी चुकी थी और इस पे से पहली ट्रेन अपना सफर पूरा करने जा रही। धड़धड़ाती हुई ट्रेन टनल के अंदर प्रवेश की और तभी जैसे जाल सा आ गया। चारों ओर से ऐसी चीखें और आवाजें आने लगी जैसे वो ट्रेन टनल में नहीं नरक के द्वार के अंदर प्रविष्ट हो गई। हर तरफ हाहाकार समझ गया। ऐसी डरावनी भयानक आवाजें और चीखें आज तक ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोगों ने नहीं सुनी थी और वो भी जैसे चीख पुकार मचा कर उठे और एक ही पल में पूरा ट्रेन डरे सहमे लोगों से, चीखते पुकारते औरतों और बच्चों से गूंज उठा था। लोग थरथराते हुए अपने घुटनों के बीच अपना सर छुपाए हुए बैठे हुए थे और आश्चर्यजनक तौर पर ट्रेन टनल के अंदर तो प्रविष्ट हुई मगर आज तक उस टनल से बाहर नहीं आ सकी और तब से धीरे धीरे टनल नंबर 302 पर काम बंद होते होते पूरी तरह से बंद हो गया। अरे बिशु, कोई आया नहीं क्या? मोहन सान्याल उम्र करीब 70 के आसपास होगी। जीवन में इन्होंने बहुत से अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। रेलवे के साथ रहकर जीवन के बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। पत्नी के देहांत के बाद बेटे के पास ही रहते हैं। अब जीवन की दिनचर्या में सबसे बड़ा नियम है बिशु चाय वाले के ठेले पर आना। दोनों गांवों के बीचों बीच बिशु चाय वाले का ठेला है, मोहनपुर और कृष्णपुर। गांव के वृद्धजन और कुछ बेरोजगार युवा समय कटाने के लिए शाम के समय यहां पर अड्डा जमाते और अलग अलग तरह के विषयों पर बातचीत होती। बिशु का भी इस मामले में काफी पकड़ रखता है। वो भी अपनी बातें कहानियां लोगों के बीच सुनाता है और लोगों से सुनकर आनंद लेता है। वैसे भी अगर हर शाम इतनी सारी चाय की बिक्री हो तो कौन नहीं चाहेगा ऐसी महफिल उसके यहां लगे। मोहन बाबू आज जरा जल्दी ही आ गए थे, इसलिए ठेले को खाली देखकर चौंक पड़े थे। बिशु बोला, आइए आइए बैठिए बाबू, वो लड़के लोग आते ही होंगे। हस्ती में कप्तान साहब आ गए थे पर किसी को नहीं देखा तो बोले घर में सब्जी का झोला रख के आता हूँ, आप बैठिए बैठिए। मोहन सान्याल पास ही के बेंच पर बैठ गए। ये लीजिए चाय, थोड़ी देर पहले बनाई थी, अभी सवाल आए फिर बनाता हूँ। चाय की चुस्कियां लेते हुए मोहन सान्याल सबके आने का इंतजार करने लगे और धीरे धीरे चाय की वो गुमटी लोगों से भर उठी। चाय वाले को आदेश हुआ, अरे विशु चाय चढ़ा दे भाई, लगभग सवा गए हैं। हाँ, मैं भी चाय चढ़ा ही रहा हूँ, अब तो शुरू होगी आप लोग की गपबाजी। विशु ये बात मन में कहना चाहता था मगर कैसे पता नहीं होठों से सरक गई और उसकी ये बात सुनकर मोहन सान्याल तिलमिला से उठे
अच्छा, तो तुझे लगता है हम लोग सिर्फ गप्पाजी करते हैं बैठ है? नहीं नहीं महाराज, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मैं जो कुछ भी इन लोगों को बताता हूँ वो मेरे जीवन का वास्तविक अनुभव है, समझा? आइंदा इस तरह की बातें मत करना। ना बाबू ना, अब ऐसी गलती नहीं होगी। विशु ने मामले को संभाला। बड़ी मुश्किल से इसमें पास हुआ जाता था। अब तुमने तो सुना ही होगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कैसे उन्होंने एग्जाम निकाला था और कितने प्रसिद्ध हुए, मगर अंग्रेजों के मुंह पर जूता मारते हुए उन्होंने सरकारी नौकरी न कर स्वतंत्रता सेनानी बनना अपना लक्ष्य बनाया। मैं इतना भाग्यशाली नहीं।
बातें बदल दी और धीरे धीरे अपने अपने काम में निकल गए। गांव में कोई ऐसा था भी नहीं जिससे मैं कुछ पूछ सकता। जिससे भी कुछ पूछने की कोशिश करो, या तो राम 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 करके निकल जाता या फिर दोबारा दर्शन ही नहीं देता। ऐसे ही एक रात बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। अचानक दूर से कुछ अजीब सी आवाजें आती सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, मगर जब लंबे समय तक वो आवाज आती रही तब अपने कॉटेज से बाहर निकल आया। ध्यान से सुना तो पटरियों पर दूर ऐसा लगा जैसे कोई पटरी काट रहा है। एक पल को चौंक पड़ा मैं। ऐसे ग्रामीण इलाकों में पटरियों की चोरी भी बहुत होती। लोहा बहुत कीमती बिकता है। नशेड़ी गंजेड़ी लोग इस तरह के काम करते हैं। कुछ बेचारे गरीब भी इस काम में इन्वॉल्व होते। उन दिनों मेरे पास एक राइफल होती थी। अब ऐसे खतरनाक इलाकों में राइफल साथ रखना तो जरूरी है। वह राइफल लेकर मैं निकल पड़ा पटरियों पर। जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज तेज होती जा रही। मेरे हाथ राइफल पर गहराई से जमते जा रहे। पर आश्चर्य, कुछ दूर चलने के बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैं भी चौंक सा पड़ा। काफी देर इंतजार किया, मगर फिर दोबारा कोई आवाज नहीं आई। इसलिए चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह सबसे पहले मैंने रामू के आते ही अपनी इलेक्ट्रिक वैन निकाली और पटरियों पर दूर जाकर निरीक्षण कराया। पर आश्चर्य, पटरियां तो सही सलामत थी। तो फिर रात में मैंने क्या सुना था? हालांकि ये बात रामू को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं सुनकर कौन सी हॉरर स्टोरी मुझे सुना देगा और फिर मैं और डर जाऊंगा। दिन भर इसी कश्मकश और पशुपेश में समय बीत रहा था। शाम ढलने लगी थी। ऑफिस बंद करके घर जाने को निकल ही रहा था कि अचानक एक आवाज से चौंक पड़ा। एक्सक्यूज मी, अगली ट्रेन कितने बजे है? मुड़कर देखा तो मेरे ही उम्र के आसपास का एक नौजवान कंधे में एक बैकपैक लगाए खड़ा था। अब 5 बजे वाली ट्रेन तो निकल चुकी है। अब इसके बाद तो यहां कोई ट्रेन नहीं है। सवेरे 8 बजे ही आपको ट्रेन मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो नौजवान कुछ परेशान सा हो गया। इधर उधर टहलने लगा, कुछ कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे उसका चेहरा बहुत सा जाना पहचाना लग रहा था, पर कहां देखा था ये याद नहीं। मैंने उससे कहा, आप कहां रुके हैं? जी कहीं नहीं, वही तो सोच रहा हूं, इस बियाबान में कहां रुकूंगा, ट्रेन भी निकल गई है अब। तभी अचानक उसने भी मुझे गौर से देखा और बोला, तू मोहन है ना? आपसे अचानक तू? मैं चौंक पड़ा। हाँ, पर तुम? अरे मैं अनिमेश। बहुत सालों बाद ये नाम कान में पड़ा। मेरे कॉलेज का दोस्त हुआ करता था अनिमेश। अरे हाँ, हम दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मैंने उससे पूछा, क्या कर रहा है तू? अरे न्यूज रिपोर्टर हूं भाई, कुछ हॉरर स्टोरीज वगैरह पर काम करना मेरा पेशा है। इसी विषय पर कुछ काम करने इधर आया था और देख ट्रेन छूट गई। अच्छा, तू क्या मुझे रात भर यहीं खड़ा रखेगा? अब भैया जब तू मिल ही गया है तो रात तेरे कॉटेज में बिठा सकता हूं, क्यों? अरे बोलने की क्या बात है, चल चल चल।
अनिमेश को लेकर मैं अपने कॉटेज पहुंचा। आज करीब साल भर बाद कोई इंसान मिला था जिसके साथ बातें कर सकता था। घंटों हमने बातें की। अनिमेश ने अपने काम के बारे में बहुत कुछ बताया और यह भी बताया कि वो यहां टनल नंबर 302 के बारे में ही खोज करने आया है। असली में उसी के बारे में जानकारी लेना था। सोचा था गांव वालों से पूछताछ करके ट्रेन से निकल जाऊंगा, कल सवेरे फिर आकर आगे की तफ्तीश करूंगा। तो कुछ पता चला, गांव वाले तो मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है भाई। आज का दिन तो बर्बाद ही गया। वो तो गनीमत है तू मिल गया, वरना इस बियाबान में बाहर कमरे से रात बिताना बिल्कुल सही नहीं। पर यहां ऐसा है क्या? तूने इस बारे में कभी सुना नहीं? सुना है थोड़ा बहुत, पर जानने की बहुत इच्छा है। और उस टनल के विषय में भी कुछ कुछ उड़ती खबरें मैंने सुन रखी है। मुझे तो ये सब नॉर्मल अंधविश्वास लगता है लोगों का। अरे नहीं, कोई भी अंधविश्वास नहीं है। अंग्रेजों के खुद की देखी हुई चीजें हैं, तभी तो उन्होंने टनल को बंद कर दिया। मगर उस टनल में ऐसा है क्या? टनल में कुछ खास नहीं। टनल के बनाने के पीछे कहानी यह है कि ट्रेन की दूरी यहां से काफी कम हो जाती है। इससे अंग्रेजों का समय और पैसा बच रहा था। मालवाहक ट्रेनों को यहां से भेजकर वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहते थे। मगर वो टनल कोई आम टनल नहीं है। उस टनल के आसपास पहले घना जंगल हुआ करता था, जहां पे रहते थे यहां के कुछ लोकल आदिवासी, जिन्हें टोटो कहते हैं। टोटो लोग उस टनल के अंदर अपने देवता का मंदिर बना रखे थे। जब वहां टनल बनने की बात हुई तो टोटो लोगों का काफी विरोध हुआ, पर अंग्रेज कहां मानने वाले थे। जोर जबरदस्ती करके वहां टनल बना ली गई। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, टनल बनने के एक हफ्ते के अंदर करीब 1000 टोटो परिवार जैसे हवा में गायब हो गए। हालांकि अंग्रेजों ने इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर उसके बाद जो हुआ वो सबसे खतरनाक था। क्या हुआ? पहली ट्रेन उस टनल से गुजरी और तो विश्वास नहीं करेगा, वो ट्रेन आज तक टनल के दूसरे छोर पर नहीं पहुंची। क्या? हाँ, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। उस समय के न्यूज़पेपरों में भी खबर छपी थी। पुलिस, इन्वेस्टिगेटर सभी ने तलाश की, मगर कुछ मिला नहीं। सच कहूं तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस टनल के अंदर जाकर देखने की। मगर 3 इन्वेस्टिगेटर ग्रुप ने यह काम अपने हाथ में लिया। एक एक ग्रुप करके वो लोग अंदर गए, पर आश्चर्य की बात, सिर्फ एक ही ग्रुप वापस आ सका। बाकी दोनों ग्रुप के 8 मेंबर उस टनल से दोबारा कभी वापस नहीं आए। और जो लोग आए उनकी हालत ऐसी थी कि वो लोग कुछ भी बताने के लायक नहीं थे। इसलिए उस टनल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं आज भी अगर कोई उधर जाता है तो उस टनल के अंदर से बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आती हैं। सुनकर मैं आश्चर्यचकित था। एक ऐसी हॉन्टेड जगह के इतने करीब होकर भी मुझे आज तक इन बातों का पता नहीं चला। मैंने भी अनिमेश को उस रात की घटना के विषय में बता दिया। सुनकर उसने कहा ये भी उसी पैरानॉर्मल घटना में से कुछ हो सकता है। उसने मुझे बताया कि सवेरे उसे शहर में कुछ काम है, पर कल शाम को वो फिर से यहां लौट कर आएगा और टनल के अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाएगा। उसकी बातें सुनकर
मैं बेहद रोमांचित हो गया। मेरे अंदर का इन्वेस्टिगेटर जाग उठा था। मैंने उससे कहा मैं भी उसके साथ चलूंगा। उसने कहा सोच ले, वहां क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं, खतरा हो सकता है। और मैं पीछे कहां हटने वाला था। मैंने भी तय कर लिया था कि मुझे उसके साथ जाना है। अब तो फिर चल सो जाते हैं, सवेरे मुझे निकलना भी है। दोनों सो गए। मौसम हल्का ठंडा सा था। कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। अचानक मेरी नींद खुली। रात कितने बज रहे थे पता नहीं, पर आंख खुलते ही छत पर मैंने जो कुछ देखा, उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मैंने देखा छत पर एक अजीब सा जीव लटक रहा था। बहुत सा गो सांप जैसा दिखाई देता था, जिसे तुम लोग कोमेडो ड्रैगन कहते हो, मगर कोमेडो ड्रैगन से कई गुना भयंकर था ये जीव। शरीर के ऊपर कुबड़ जैसे कांटे थे, आंखें जैसे अंगारों से जल रही थी और मुंह से जीभ लपलपा रही। उसके मुंह से कुछ लार की बूंदें मेरे शरीर पर गिर रही थी और शायद इन्हीं लार की बूंदों के मेरे शरीर से टकराने की वजह से मेरी नींद खुली थी। मैं दम साधे छाप पड़ा हुआ। उस जीव के शरीर से अजीब सी रोशनी सी निकल रही थी और इसी की वजह से खूब अंधेरे में भी मैं उसे पूरी तरह से देख पाया था। अगले ही पल वो जीव छत से लपक कर मेरे सीने के ऊपर चढ़ बैठा। उसके आगे के दो नुकीले पंजे मेरे बाजुओं में और पीछे के दो नुकीले पंजे मेरे पैरों में समा गए थे। मैं दर्द से बिलबिला उठा था और अगले ही पल वो मेरे शरीर को चाटने लगा। मैं चीख कर उठा, तभी पाया सब कुछ सामान्य था। ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा? पसीने से तरबतर अपने आप को पाकर मैं चौंक उठा।
टनल के अंदर देवता की मूर्ति थी, जिसे अंग्रेजों ने वहां से बाहर फेंकवा दिया था। और गांव वाले ये भी मानते हैं कि पूरे कबीले ने आत्महत्या कर ली थी ताकि वो इस टनल को शापित बना सके। हालांकि सब लोकोक्ति ही है, कोई भी विशेष प्रमाण नहीं था। अनिमेष बहुत एक्साइटेड था। उसका मानना था कि हम पहले इंसान होंगे जो टनल का रहस्य सारी दुनिया के सामने लाएंगे। चाल में अनिमेष थोड़ा तेज था, मैं उतनी तेजी से चल नहीं पा रहा। ऊपर से पटरियों पर पड़ी गिट्टियां मेरी चाल को और धीमी करती जा रही। मैं अनिमेष से थोड़ा पीछे हो गया। तभी मेरे कानों में फिर से वही आवाज आई, अभी भी बोल रहा हूं, लौट जाओ, वहां जान का खतरा है। मैंने आसपास मुड़कर देखा। मेरे और अनिमेष के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं घबराकर दौड़ता हुआ अनिमेष के साथ हो लिया। कुछ ही देर बाद हम उस टनल के सामने थे। हम धीरे धीरे टनल के अंदर जाने लगे। अनिमेष ने मुझसे कहा, देख भाई, अभी भी समय है, अगर तुझे डर वर लग रहा है तो यहां से लौट जा। पर मैं कहां मानने वाला था। मैंने कहा, डर मुझे नहीं लगता है, बस थोड़ा अंधेरे में तकलीफ हो रही है। कहते हुए मैंने अपनी 5 सेल वाली टॉर्च निकाली और जला ली। टनल के अंदर रोशनी मारते ही सामने का दृश्य देखकर हम चौंक उठे। सामने छत पर ढेर सारे जुगनुओं का समूह लटका हुआ था। उनकी रोशनी से टनल में काफी रोशनी आ रही, परंतु टॉर्च की रोशनी में जो कुछ भी मुझे दिखा उसने हम दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। इन कीड़ों की शारीरिक रचना जुगनुओं जैसी होने के बाद भी इनमें काफी अंतर था। सिर पर 2 छोटे छोटे सींग से थे और पंख काफी बड़े बड़े। अनिमेष ने मुझसे कहा, मोहन, इन्हें जुगनू समझने की गलती मत करना। मुझे लगता है ये किसी और ही तरह के जीव है। ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। नरक में इसी तरह के भयानक जीव मिलते हैं। शायद हम भी नरक में ही प्रवेश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे और आश्चर्यजनक तौर पर उस टनल के अंदर एक और छोटी सी गुफा सी थी। हम दोनों उस ओर बढ़ चले। रोशनी करने पर पता चला वो गुफा नहीं, वास्तव में एक छोटा सा मंदिर जैसा था। और उस मंदिर के अंदर थी एक मूर्ति, एक अत्यंत भयंकर मूर्ति, जिसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। पर उससे भी आश्चर्यजनक बात थी कि उस मूर्ति के आसपास खून के छींटे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी किसी ने। और तभी मेरी नजर गई उस छोटी गुफा के छत पर, और सामने जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर हम दोनों के शरीर जैसे बर्फ से जम गए। छत पर कल रात को सपने में देखे हुए जीव जैसे कुछ जीव लटक रहे थे।
और उन्हीं के मुंह से गिर रहा था उनका लार और खून धरती के चारों ओर फैला हुआ। मेरी मेरी टॉर्च की रोशनी ने उनकी आंखों को हमारी उपस्थिति बता दी। अगले ही पल अजीब सी चिंगाड़ करते हुए वे छत से जमीन पर उतर आए थे। अचानक अनिमेष चीख उठा, भाग यहाँ से, जल्दी भाग। हम दोनों तरपट दौड़ते हुए वहां से निकल जाना चाहते थे। मैं चूंकि थोड़ा पीछे था इसलिए जल्दी गुफा की गेट तक पहुंच गया था, मगर अनिमेष को न आते देखकर मैंने मुड़कर जब टॉर्च दिखाया तो सामने का जो दृश्य मैं देख रहा था उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। वो भयानक जीव अनिमेष के पास पहुंच चुके थे। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा अगले ही पल उन जीवों ने अनिमेष को अपने मुंह में भरकर इधर उधर खींचना और पटकना चालू कर दिया और अगले ही पल अनिमेष का शरीर टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। मेरे मुंह से चीख निकल आई, अनिमेष! पागलों की तरह उसे बचाने की आस में उनकी तरफ दौड़ पड़ा था। तभी अचानक एक मजबूत हाथ ने मेरे हाथों को जकड़ लिया। चलो यहां से, चलो चलो, अपनी जान बचाओ। मैं ना चाहते हुए भी उस ताकत के खिंचाव से बाहर की तरफ दौड़ता चला गया और कुछ ही पलों में हम गुफा से बाहर आ चुके थे। धीरे धीरे आसमान में सूरज की लाली फैल रही थी और मुझे बचाने वाले का शरीर मेरी आंखों के सामने ही हवा में मिलता जा रहा था।
उसकी भी हालत खराब हो रही, आज उसकी भी हालत खराब हो रही, आज उसकी भी हालत खराब हो रही।